जय हिंद साथियों, आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मैं इस वीडियो में आप लोगों को टू द पॉइंट वही बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इधर उधर की किसी भी तरह कोई भी बातें बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप भी चाहते हो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम को निकालना तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ध्यान देंगे बाबू लोग, हमने आपको पिछले वाले क्लास में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बता दिया था। हमने आपको यह बताया था कि इस काल में किसी भी तरह का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़े हैं। आज हम लोग देखेंगे आद ऐतिहासिक काल को। किसको देखेंगे? आद ऐतिहासिक काल को बाबू लोग। आद ऐतिहासिक काल में लिपि तो मिला है, कहने का मतलब लिखित साक्ष्य तो मिला है, परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। तो इसको भी हम लोग किस आधार पर पढ़ेंगे? तो इसको भी हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही पढ़ेंगे, जिसका प्रमुख उदाहरण आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ध्यान देंगे बाबू लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच के समय को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर इसकी आकार के बारे में बात किया जाए तो इसका आकार है त्रिभुजाकार, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख रहे हो। किसका कैसा आकार है इसका? तो त्रिभुजाकार है ना। सिंधु घाटी सभ्यता आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। कभी कभार इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछ देता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। कभी जब इसके विस्तार के बारे में पूछता है तो ध्यान देना बाबू लोग, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड लगभग 350 से अधिक स्थल मिले हैं। 350 से अधिक स्थल मिले हैं, जिसमें से केवल 200 गुजरात में ही है ना। 200 केवल कहाँ पर है? गुजरात में ही है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? पूछता है कभी कभार कि बताओ बाबू लोग, क्या पूछता है कि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो आपका जवाब होगा सिंधु सभ्यता। कभी कभार पूछता है कांस्य युगीन सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग अब कुछ इसके खोजकर्ता और कुछ इसके उत्खननकर्ता के इतिहास है सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड। देखते चलते हैं इसको भी। ये बात है बाबू 1826 की। कब की बात है? 1826 ईस्वी की बात है। एक भाई साहब थे जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। इन्होंने सबसे पहले जानकारी दिया था सिंधु सभ्यता के बारे में। कुछ समय गुजरता है, बात आ जाता है 1853 ईस्वी की। एक भाई साहब थे जिनका नाम था जेम्स कनिंगम। इन्होंने सबसे पहले सर्वेक्षण किया था सिंधु सभ्यता की। कुछ समय और गुजरता है, बात आ जाता है 1904 ईस्वी की। एक भाई साहब थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही पुरातत्व विभाग का स्थापना करवाया। कुछ समय और गुजरता है, एक भाई साहब थे जिनका नाम था क्या? जॉन मार्शल। इन्होंने नामकरण किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल साहब ने करवाया था। परंतु अगर बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाया था, तो उसको खुदाई दयाराम शाहनी ने करवाया था। चलिए वन बाय वन करके अब हम लोग पढ़ते हैं सभी को। लेकिन उससे पहले सिंधु सभ्यता की जो चौहदी है उसको भी थोड़ा देखते चलते हैं, क्योंकि इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है। तो ध्यान देंगे बाबू लोग, अगर सिंधु सभ्यता के अगर उत्तरी हिस्सा के बारे में पूछा जाए तो उत्तरी वाला जो क्षेत्र है आपका है ना, मांडा तक फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी हिस्सा मांडा तक है, जो कि कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। किस नदी के तट तक है बाबू? तो चिनाब नदी के तट तक है। दक्षिणी हिस्सा जो है सो दैमाबाद तक है। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है ना। किस नदी के तट तक है? तो प्रवरा नदी के तट तक है। किसका? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार है बाबू। सिंधु सभ्यता का अगर पूर्वी वाला हिस्सा के बारे में बात किया जाए तो पूरा वाला हिस्सा जो है आपका आलमगीरपुर तक है ना। कहाँ पड़ता है आलमगीरपुर? तो आलमगीरपुर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। किस नदी के तट तक है? तो यह हिंडन नदी के तट तक है। अगर इसके पश्चिमी हिस्सा के बारे में बात किया जाए तो इसका पश्चिमी हिस्सा जो है आपका शुष्का गंडकोर में पड़ता है। शुष्का गंडकोर आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र में है। किस नदी के तट तक है? तो ये दास्क नदी के तट तक है। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। विश्व की सबसे उन्नत नगर नियोजन थी। अगर बात किया जाए सिंधु सभ्यता के बारे में तो सिंधु सभ्यता जो है ना बाबू लोग, विश्व का सबसे उन्नत नगर नियोजन थी। और वो कैसे है? तो इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर दिया हुआ है, उसको देखते चलो। कहता है कि हवा से सफाई। कहने का मतलब सिंधु सभ्यता की जो भी सड़कें जो थी ना, उसकी सफाई कौन करता था? हवा करता था। क्यों? क्योंकि सड़कें जैसे पूरब से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़कें स्वतः साफ हो जाती थी। कैसे साफ हो जाती थी? क्योंकि यहाँ की जो सड़कें ग्रिड प्रणाली में थी, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटता था, अर्थात समकोण पर काटता था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो इमेज में, है ना। और भी इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ जल निकासी के लिए ढकी हुई नालियाँ था। ऐसा नहीं है बाबू लोग कि हम लोग आज मॉडर्न ज़माना में आ गए हैं तो हम लोग ही नली ढका हुआ यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है। लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पहले भी नालियाँ ढकी हुई थी। ठीक है। और आगे इसके बारे में बात किया जाए तो निर्माण के लिए ईंट का प्रयोग किया करते थे। निर्माण के लिए इन लोग भी
पक्की ईंट का प्रयोग करते थे, जैसे कि हम लोग आज यूज करते हैं पकी हुई ईंट का प्रयोग घर निर्माण के लिए। और इसके बारे में आगे देखते हैं, तो अब चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे, मोहनजोदाड़ो को देखेंगे, सूतकागेन को देखेंगे, चान्हो-दारो देखेंगे, कुणाल देखेंगे, बनावली देखेंगे, तरह तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं, उस सबको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। अब ये किसका कथन है, कभी कभार ये भी पूछता है कि बताओ किसने कहा था कि हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी है। तो एक भाई साहब थे जिनका नाम था पिग्गट। क्या नाम था इनका, पिग्गट नाम था। इन्होंने ही बताया था हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी है। और अगर बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में करवाया गया था। हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई कब करवाया गया, 1921 ईस्वी में। किसने करवाया, दयाराम साहनी ने। ये भी पूछता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, माउंट गोमरी जिला में, है ना। हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में पड़ता है, रावी नदी के तट पर पड़ता है। उत्खनन कौन करवाया था, दयाराम साहनी ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1921 ईस्वी में करवाया था। इसके कुछ प्रमुख खोज है, उसको भी ध्यान से देखते चलो। क्या था, तो कुम्हार का चाक मिला था। यहाँ से क्या मिला था, कुम्हार का चाक मिला था। मातृ देवी की मूर्ति मिला था, मातृ देवी की मूर्ति। इसी को उर्वरता की देवी भी बोलते बाबू, या स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, है ना। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे मातृ देवी की मूर्ति कहा जाता है, जिसे उर्वरता की देवी भी माना जाता है, ठीक है। और क्या मिला था, तो यहाँ से RH-37 कब्रिस्तान और लकड़ी का ताबूत मिला था। क्या मिला था, RH-37 कब्रिस्तान और लकड़ी का ताबूत मिला था। साथ ही साथ और क्या मिला था बाबू, तो एक अन्नागार और श्रमिक आवास। अन्नागार कहने का मतलब होता है जहाँ पर अन्न को स्टोर करके रखते हैं, उसी को अन्नागार बोलते हैं। श्रमिक आवास कहने का मतलब जो भी लेबर व मजदूर लोग काम करके जहाँ पर निवास करते थे, उसी को बोलते श्रमिक आवास, ठीक है। तो क्या इतना ही चीज़ मिला था, नहीं, और कुछ भी मिला था, उसको भी ध्यान से देखते चलो। क्या मिला था, तो बाबू यहाँ से मिला था हाथी का कपाल भी मिला था। क्या मिला था, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला था, ठीक है। और क्या मिला था यहाँ पर, तो यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था। जिस तरह से हम लोग अभी हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह यूज करते हैं ना हम लोग का, वो यहाँ से मिला था। कहाँ से मिला था, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था आपको। कहाँ से, तो आपका हड़प्पा से। और क्या क्या मिला था बाबू यहाँ से, तो लकड़ी की ओखली भी मिला था। लकड़ी के ओखली, लकड़ी के ओखली मिला था, लकड़ी के ओखली मिला था। और इससे भी ज़्यादा एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, इसको भी जानते चलो। क्या, कभी कभार पूछता है कि बताओ कि चांदी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। तो चांदी का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया है ना। इसको भी लिखो, चांदी का सबसे पहले प्रयोग, चांदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, पहले इन्होंने ही किया। इन्होंने ही, कौन ने, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, इतना कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और भी है, ठीक है। अब हम लोग उसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ध्यान देते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, अब पढ़ते हैं अब हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो के बारे में, मोहनजोदाड़ो को शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, मृतकों का टिल्ला। इसकी उत्खनन कब करवाया गया था, 1922 ईस्वी में। किसने करवाया था, राखालदास बनर्जी भाई साहब ने करवाया था। किसने करवाया था, राखालदास बनर्जी भाई साहब ने करवाया था। कहाँ पड़ता है बाबू लोग, ये पड़ता है पाकिस्तान में ही पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर, पाकिस्तान के लरकाना जिला में पड़ता है। किस नदी के तट पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर है। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में बहुत सारे बच्चा कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है, हड़प्पा वाला मोहनजोदाड़ो में और मोहनजोदाड़ो वाला हड़प्पा में मार करके आ जाता है। तो एक बार बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। इसकी खुदाई यानी कि मतलब मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाया था राखालदास बनर्जी ने। ये सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, 1922 में करवाया था। ये पाकिस्तान के लरकाना जिला में पड़ता है, जो कि सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ऐसा नहीं कि हड़प्पा ही सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है, मोहनजोदाड़ो। इसके कुछ प्रमुख खोजें हैं, उसको भी देखते चलते हैं बाबू लोग। क्या है, तो यहाँ पर विशाल स्नानागार एवं सबसे बड़ा अन्नागार। विशाल स्नानागार कहने का मतलब जहाँ पर स्नान करने के लिए एक बहुत ही बड़ा पोखरा का निर्माण करवाया गया था। यह सबसे बड़ा अन्नागार था। ऐसा नहीं है कि यहीं पर अन्नागार मिला है,
अन्नागार तो आपका हड़प्पा सभ्यता में भी है, चनूदड़ में, तरह तरह हर जगह पर है। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला था? तो सबसे बड़ा अन्नागार आपका मिला था मोहनजोदाड़ो से। पशुपति शिव एवं पुरोहित आवास भी मिला है। पशुपति शिव एवं पुरोहित आवास, पुरोहित करने का मतलब होता है पंडित लोग, यानी कि पंडित का रहने का जगह है ना, घर। और साथ ही साथ पशुपति शिव यानी कि भगवान शिव का भी यहाँ से मूर्ति मिला है। ठीक है, कांसे की नर्तकी भी मिला है यहाँ से। क्या मिला है? कांसे की नर्तकी मिला है, सूती वस्त्र और घर में ही कुआं मिला है। सूती वस्त्र, घर में ही कुआं मिला है। इतना ही से प्रतीत होता है कि यहाँ के जो लोग थे ना, पूरी तरह से शहरीय जीवन जीते थे, पूरी तरह से शहरीय जीवन जीते थे। तो क्या इतना ही चीज़ मिला था यहाँ से? नहीं, और कुछ भी मिला है बाबू लोग, उसको भी देखते चलेंगे क्या क्या मिला था। तो यहाँ से एक मिला था तांबे का ढेर, यहाँ से तांबे का ढेर मिला है, तांबे का ढेर मिला है, यहाँ से तांबे का ढेर मिला है। और कहाँ मिला यहाँ से? तो यहाँ से एक सभागार भी मिला है, बहुत बड़ा। ये भी सभागार कैसा? तो सभागार भी बहुत बड़ा मिला है। ठीक है, और क्या मिला है बाबू यहाँ से? तो तांबे का ढेर हो गया, घर में ही कुआं हो गया, और यहाँ से एक मिला था स्वास्तिक मोहर। स्वास्तिक मोहर, तो कहिएगा स्वास्तिक मोहर वहाँ से नहीं मिला था। तो सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में स्वास्तिक, स्वास्तिक मिला था, है ना, सर्वाधिक मात्रा में स्वास्तिक मिला था। ठीक है, ये स्वास्तिक किस चीज़ का बना हुआ करता था? तो ये स्वास्तिक जो बाबू शेल खड़ी का बनता था, शेल खड़ी का बना हुआ करता था, है ना। स्वास्तिक किस चीज़ का बना हुआ करता था? तो आपका शेल खड़ी का बना हुआ करता था। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं चान्हू दड़ों को, है ना। किसको देखते हैं? चान्हू दड़ों को देखते हैं। चान्हू दड़ों की खुदाई कब हुआ था बाबू लोग? तो चान्हू दड़ों की खुदाई करवाया गया था 1931 ईस्वी में। किसने करवाया था? गोपाल मजूमदार भाई साहब ने करवाया था। किसने करवाया था? गोपाल मजूमदार भाई साहब ने करवाया था। ये भी आपका सिंधु नदी के तट पर ही है। चान्हू दड़ों कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पर ही है। विशेषता इसका क्या है? तो कोई दुर्ग नहीं है। कहने का मतलब एक मार्ग दुर्ग रहित शहर। कहने का मतलब जो भी वहाँ शहर बसा हुआ था एक किले के अंतर्गत आता था। कहने का मतलब एक बाउंड्री के अंतर्गत आता था। लेकिन एकमात्र चान्हू दड़ो ही ऐसा था जो बाउंड्री के बिल्कुल बाहर था। तो ये अक्सर एग्जाम हॉल में पूछता है, इसको मेन पॉइंट करके याद करते जाना, क्योंकि इसी के बारे में ज़्यादा पूछता है कि बताओ कि कौन सा एकमात्र शहर था सिंधु सभ्यता का जो कि दुर्ग रहित था। तो दुर्ग रहित मात्र एक ही शहर था, कौन? वो आपका चान्हू दड़ो था। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो बाबू, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रमुख खोजें इसमें भी है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से क्या मिला था? तो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ मिला था। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ मिला था क्या? तो लिपस्टिक और शीशा। ऐसा नहीं कि आज ही काल के ज़माने में जो लड़कियाँ जो लिपस्टिक लगाती थी, पहले के ज़माने में भी लिपस्टिक लगाया करती थी। तो यहाँ से लिपस्टिक और शीशा यहाँ से मिला है। क्या मिला? मनका और सुई धागा। मनका, है ना, मनका और सुई धागा। सुई धागा जैसे कि मतलब सिलाई करने वाला सुई धागा मिला है। मनका कहने का मतलब घड़ा हम लोग बोलते हैं, क्या बाबू लोग? मनका बोलते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ते का पदचिन्ह भी मिला था। क्या मिला था यहाँ से? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पद चिन्ह भी मिला था। और बकराकार ईंट मिला था, वह भी अलंकृत किया हुआ, कहने का मतलब डेकोरेट किया हुआ, पूरी तरह से सजाया हुआ ईंटा यहाँ से मिला था। ठीक है, तो और भी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से। इसके बारे में इतना ही रखते चान्हू दड़ो के बारे में, और आगे देखते हैं हम लोग अब बंदरगाह स्थल, है ना। बंदरगाह शहर है लोथल और सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा जो है इसके कुछ बंदरगाह स्थल हैं, उसको भी देखते चलो। अगर बात किया जाए लोथल के बारे में बाबू लोग, तो लोथल जो है ना, इसकी खुदाई 1954 में करवाया गया था। लोथल की खुदाई 1954 में करवाया गया था। और लोथल जो है आपका भोगवा नदी के तट पर है। लोथल कहाँ है? लोथल जो है आपका भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, और इसके बारे में बात किया जाए तो इसके प्रमुख गोदीवाड़ा, है ना, विदेशी व्यापार का केंद्र था। इस प्रमुख इसमें क्या दर्शाता है लोथल? तो ये विदेशी व्यापार का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि बंदरगाह था। बंदरगाह का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? आपका लोथल। सुरकोटदा भी बंदरगाह था, है ना, लेकिन ये छोटा बंदरगाह था। ये सुरकोटदा छोटा बंदरगाह था। ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? लोथल। तो लोथल भी आपका कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं लोथल के बारे में। तो फारस की मुहर मिला है यहाँ से, और माप तौल के बाट। फारस के मुहर मिला है और माप तौल के बाट मिला है, जिससे ये दर्शाता है कि जो व्यापार जो था ना, वो फारस से भी हुआ करता था उस समय, है ना। व्यापार जो है से फारस से भी उस समय हुआ करता था। ठीक है, युगल सावधान सती प्रथा का आभास को दर्शाता है। युगल सावधान कहने का मतलब अगर किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को साथ साथ अपना दिया जाता था, उसी को युगल सावधान बोलते बाबू लोग। इससे साफ मालूम चलता है कि उस समय भी सती प्रथा था, उस समय भी सती प्रथा था। वास्तु
शिल्प अपवाद हैं। क्या? दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे। दरवाजे जो से मुख्यतः किसकी ओर खुलते थे? तो सड़क की ओर ही खुला करते थे। ठीक है, तो ये मुख्यतः किससे रिलेटेड था? तो बंदरगाह वाले जो जगह है उससे रिलेटेड था। तो मात्र दो ही चीज याद रखना, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कितने बंदरगाह है? मात्र दो है। कौन? तो एक है आपका लोथल और एक है आपका सुरकोटदा। दोनों पड़ता है गुजरात में, लेकिन लोथल वाला जो है सबसे बड़ा है और सुरकोटदा वाला है सो क्या है? थोड़ा सा छोटा है। आगे देखते हैं बाबू लोग हम लोग इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कृषि अनुष्ठान कालीबंगा और बनवाली को देखते हैं। किसको देखेंगे? कालीबंगा और बनवाली को देखते हैं। कालीबंगा और बनवाली को देखते हैं। कालीबंगा और बनवाली को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चुनिया। जिस तरह से हमने बताया था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता था क्या? मृतकों का टीला। ठीक इसी तरह से आपके कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चुनिया। कहाँ पड़ता है बाबू आपका कालीबंगा? ये सरस्वती नदी के तट पर पड़ता है ना। कालीबंगा सरस्वती नदी के तट पर पड़ता है। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यहाँ से क्या चीज़ मिला हुआ है? तो यहाँ से मिला है जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? यहाँ से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। दो फसलों एक ही साथ, यानी कहने का मतलब चना और सरसों, दो फसलें एक साथ उगाता था यहाँ के लोग। किस चीज़ का? तो चना और सरसों का उगाया करता था। तो एग्जाम हॉल में पूछता है बताओ एक ही साथ दो फसलों का उगाने का कार्य कहाँ पर होता था? तो होता है आपका कालीबंगा में। क्या मिला था? यहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हवन कुंड का भी साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? हवन कुंड का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो आपका कालीबंगा से। यहाँ से और क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिला है। क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिला है। क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिला है। ठीक है, और यहाँ से हल भी मिला था। जूता बखेत करने का मतलब हल रहेगा तभी तो जूता बखेत मिलेगा, नहीं लिखे उसको कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बनवाली के बारे में, है ना। बनवाली की खुदाई करवाया गया था 1973 ईस्वी में। बनवाली की खुदाई 1973 ईस्वी में करवाया गया था। और ये कहाँ पड़ता है बाबू लोग? आपका ये रंगोई नदी किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये रंगोई नदी किनारे पड़ता है। ये कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। कहाँ? ये हरियाणा में, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, जल निकासी के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं था। जिस तरह से हमने आपको देखा अति में के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, वहाँ पर जल निकासने के लिए व्यवस्था था, परंतु यहाँ पर किसी भी तरह का जल निकालने की कोई व्यवस्था नहीं था। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी और तरांकित था, यानी कि स्टार शेप्ड में था। जैसे कि यहाँ पर देख लो स्टार शेप्ड कुछ इस तरह से हमने बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कहने का मतलब टेढ़ थाड़ था, ऐसे था, टेढ़ ताड़ है ना, जन्ने के तनी था। ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी का हल मिला है। यहाँ से मिट्टी का हल, हमने अभी लकड़ी का यूज हम करते हैं हल, लेकिन उस समय मिट्टी का हल मिला है। कहाँ से? तो आपका बनवाली से। कहाँ से मिला है? बनवाली से। अब आगे देखते हैं, चलिए इसके लिपि और मोहर के बारे में देख लेते हैं। लिपि और मोहर के बारे में देख लेते हैं। किसके लिपि और मोहर? तो आपका सिंधु सभ्यता का लिपि और मोहर। ध्यान देना, लिपि और मोहर के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ का जो लिपि थे ना बाबू, वो भाव चित्रात्मक लिपि था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि बताओ सिंधु सभ्यता का लिपि कैसा था? तो भाव चित्रात्मक लिपि था। कैसे लिखा जाता था? तो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखा जाता था? तो दाएं से बाएं, दायां से बाएं जाता था और फिर बाएं से दाएं जाता था। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। सबसे अधिक चित्र किसको देखने को मिलता है? तो यू आकार का चित्र देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मछली का। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सिंधु सभ्यता में बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा चित्र देखने को मिलता है, तो यू का चित्र देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मछली का चित्र देखने को मिलता है। ध्यान देना, सील एनाटॉमी है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये मोहर है वहाँ का, ये दर्शाया ये मोहर है वहाँ का। ठीक है, मोहरे की बात किया जाए तो मोहरे मुख्य रूप से सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरे जो है किस चीज़ का बना होता था? तो सेल खड़ी का बना होता था। सर्वाधिक चित्र किसका मिला है? एक सींग वाला जानवर का, है ना। मोहर जो था किसका बना था? सेल खड़ी का। इसमें देख रहे हो जो मोहर आपका सेल खड़ी का बना हुआ बाबू, इसमें जो इमेज बना हुआ है, यानी कि चित्र बना हुआ है, किसका बना है? तो एक सींग वाला कोई एक जानवर था, उसी का यहाँ पर इसके मोहर पर चिन्ह हुआ करता था। और ध्यान दें इसके बारे में, अक्सर एग्जाम हॉल में बच्चा गलती करता है। क्या गलती कर देता है? वह देख लिया कि पशुपति शिव को पूजा हुआ करता था, तो अगर पूछे मोहर पर क्या चीज़ का निशान था, तो गाय मार के आ जाता है। ठीक है, कोई शेर मार के आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। किस चीज़ का निशान था? तो एक सिंग वाला जानवर का निशान था। ध्यान दे बाबू, मोहर पर न गाय का चित्र था, न ही शेर का चित्र था, न ही घोड़े का चित्र था। किस चित्र का चित्र था बाबू? तो पर एक सिंग वाला कोई जानवर था, उसी चीज़ का चित्र था। न पर गाय था, ना ही शेर था, ना ही घोड़ा था। इसको हमने साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है,
इसको भी ध्यान देते चलेंगे। अब आगे देखते हैं, व्यापार और अर्थव्यवस्था का जो केंद्र है उसके बारे में भी कुछ बात कर लिया जाए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मुख्य आधार अगर बात किया जाए, है ना, सिंधु सभ्यता का जो मुख्य आधार था, क्या था, व्यापार का और अर्थव्यवस्था का। तो मुख्य आधार था वहाँ का कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार था व्यापार का और अर्थव्यवस्था का। क्या था अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार? तो कृषि भी था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था। माप तौल के लिए कम से कम वहाँ पर 16 केजी बाट का प्रयोग किया जाता था। मापन के लिए कितना केजी के बाट का प्रयोग किया जाता था? तो 16 केजी के बाट का प्रयोग किया जाता था। ऐसा नहीं हम लोग आजकल 1 केजी के बाट का प्रयोग करते हैं। बाट का मतलब होता है बटखारा, है ना, किलोग्राम, है ना, 1 किलोग्राम का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में डायरेक्ट 16 केजी यूज़ करता था। ठीक है, अब उसको कुछ प्रमुख व्यापार है कहाँ कहाँ से होता था उसको भी देखते चलेंगे बाबू लोग। अगर बात किया जाए सोना का व्यापार कहाँ से करता था सिंधु सभ्यता के लोग? तो सिंधु सभ्यता के लोग सोना का व्यापार करता था अफगानिस्तान से, ईरान से और कर्नाटका से किया करता था। कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटका से। अगर बात किया जाए चांदी का, तो चांदी का व्यापार कहाँ से करता था? अफगानिस्तान और ईरान से करता था। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से करता था। जबकि तांबे का व्यापार करता था खेतड़ी, राजस्थान और ओमान से करता था। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। ओमान तो एक अलग देश ही है, आप जानते हो, अरब प्रायद्वीप का एक देश है। ठीक है, अगर बात किया जाए टीन का, है ना, टीन का प्रयोग करता था या टीन का व्यापार कहाँ से करता था? तो टीन का व्यापार करता था ईरान और अफगानिस्तान से। टीन का व्यापार ईरान और अफगानिस्तान से करता था। गोमेद और सीसा की अगर बात किया जाए तो ये सौराष्ट्र और ईरान वाला क्षेत्र। सौराष्ट्र करने का मतलब हमारा जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है ना, वहीं पड़ता है। कहाँ? सौराष्ट्र, है ना, वहीं से इसका व्यापार हुआ करता था और ईरान से हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू लोग इसके बारे में और ध्यान देंगे। सिंधु समाज का स्वरूप है एक शांति प्रिय सभ्यता था। सिंधु समाज का जो स्वरूप था, कैसा व्यवस्था था वहाँ? तो शांति प्रिय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का समाज शांति प्रिय सभ्यता थे। कैसे है तो उसको देखते चलो। सिंधु घाटी के समाज के बारे में देखते चलते हैं बाबू। अगर वर्ग की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता में 4 वर्ग के लोग रहा करते थे। सिंधु सभ्यता में 4 वर्ग के लोग रहा करते थे। पहला, विद्वानों का वर्ग अलग था, यानी कि विद्वान कैटेगरी के लोग रहा करते थे। यहाँ पर योद्धा रहते थे, यहाँ पर व्यापारी रहते थे, यानी कि शिल्पकार रहते थे, और श्रमिक रहते थे। यानी 4 कैटेगरी के ही लोग निवास करते थे। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में। साथ ही साथ शांति प्रिय किस लिए है तो देखते चलते हैं इसको भी। ये शांति प्रिय इसलिए है बाबू क्योंकि युद्ध या तलवार या लोहे से इन लोग अपरिचित था। युद्ध का मतलब ही नहीं जानता था कि युद्ध नाम का कोई चीज होता भी है या नहीं। तलवार से भी परिचित नहीं था, न ही किसी भी तरह के लोहे के हथियार से परिचित था। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम हॉल में पूछता है। क्या पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे? नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग किया तो नहीं किया। सिंधु सभ्यता के लोग क्या युद्ध प्रिय थे? नहीं, बल्कि वो लोग शांति प्रिय थे। वहां पर कितने कैटेगरी के लोग रहते थे? तो 4 कैटेगरी के थे। कौन कौन? विद्वान, योद्धा और शिल्पकार, कहने का मतलब व्यापारी और श्रमिक। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वहाँ के जो स्ट्रक्चर संरचना था, उन लोग मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता का जो समाज था मातृसत्तात्मक था। कहने का मतलब ऐसे हम लोग अब आजकल जो समाज हो गया पितृसत्तात्मक हो गया है। आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ बाबू आपका नाम क्या है, तो बोलते तो फलना नाम है ना। आपको पापा का डायरेक्ट नाम पूछता है तो डायरेक्ट बोलते हो फलना नाम है। लेकिन पहले के लोग अपने माता के नाम के साथ अपने नाम को यूज करते थे, है ना। जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, पढ़ते हैं पुल्लुमामी, इस तरह से पढ़ते हैं। तो हम लोग अब इतिहास के बारे में और आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन वो पहले का जो समाज था मातृसत्तात्मक था। कहने का मतलब पूछने पर अपने पिताजी का नाम न बता करके अपने माता जी का नाम बताया करते थे। उन लोगों का जो रहन सहन जो था ना, सूती वस्त्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम सूती वस्त्र का प्रयोग किया है। एग्जाम हॉल में ये भी पूछा डायरेक्ट, बताओ सूती वस्त्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सूती वस्त्र का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी के जो समाज थे उन्होंने ही प्रयोग किया है सूती वस्त्र का। मनोरंजन के लिए लोग चौपड़ और पासा खेलते थे। मनोरंजन के लिए किस चीज़ का खेला करते थे इन लोग? तो चौपड़ और पासा का खेल खेला करते थे। आगे देखते हैं बाबू लोग इसके बारे में और। पेज नंबर ये 16 है ना, पेज नंबर अब 17 को देखते हैं। आस्था और पवित्र प्रतीक क्या था इन लोग का? आस्था और पवित्र प्रतीक कहने का मतलब सिंबल क्या था? तो आस्था था प्रमुख देवता थे इन लोग का पशुपति शिव, यानी कि शंकर भगवान को हम लोग नाम से जानते हैं, है ना। पशुपति शिव कहने का मतलब शंकर भगवान के नाम से जानते हैं। इन लोग का पवित्र वृक्ष के बारे में बात किया जाए, सबसे अच्छा पेड़, यानी कि सबसे
बढ़िया पेड़ किसको मानता था, यानी पवित्र पेड़ किसको मानता था, तो पीपल के पेड़ को मानता था, है ना। पवित्र पेड़ किसको मानता था सिंधु सभ्यता के लोग, तो पीपल के पेड़ को मानता था। पवित्र पशु किसको मानता था, तो कुबड़ वाला बैल को मानता था। कुबड़ वाला बैल वैसे भी हम लोग भगवान शिव के सबसे प्यारे नंदी भगवान है ना, तो वही है, तो कुबड़ वाला बैल को मानता था। पवित्र पशु क्या था, कुबड़ वाला बैल। पवित्र देवता पशुपति शिव। पवित्र वृक्ष तो पीपल। अगर पवित्र पंछी के बारे में बात किया जाए तो वो था बतख, जिसको फाख्ता बोला जाता है। कभी कभार बतख ना देख करके एग्जाम हॉल में आपको दिया हो रहेगा फख्ता, तो आपका जवाब वहाँ मारना हो क्या, फख्ता। अगर फाख्ता नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, वहाँ पर बतख रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और भी देखते चलो यहाँ से क्या है। इसकी विशेषता ये थी ना बाबू लोग, मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का लेप किया जाता था। इस समय यहाँ पर मिट्टी का जो बर्तन चलता था उस पर लाल रंग का लेप किया हुआ रहता था। ऐसे भी अभी भी मार्केट में मिलता है मिट्टी के बर्तन, उसमें लाल रंग का, भूरा रंग का, तरह तरह उसमें कलई किया रहता है ना, नक्काशी भी बनाया हुआ रहता है। तो उस समय भी मिट्टी के जो बर्तन थे ना उस पर लाल रंग का लेप हुआ करता था। आगे देखते हैं हम लोग अब, एक महान सभ्यता का रहस्यमय अंत कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता जो था एक बहुत ही महान सभ्यता था, इसका रहस्यमय अंत हुआ है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अंत हुआ, किसी ने उसको मार झाड़ कर अंत कर दिया, उसके बारे में कुछ लिखित साक्ष्य है, नहीं, एक रहस्यमय तरीका से अंत हुआ है। और कैसे अंत हुआ है, तो सभ्यता का पतन का कारण है कुछ यहाँ पर दिया है, कुछ विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, उसी को हम लोग देखते चलते हैं बाबू लोग। तो ध्यान देना, कुछ विद्वानों का कहना है कि सभ्यता का पतन का मुख्य कारण बाढ़ है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या है, बाढ़ है। और किसने बोला है, तो जॉन मार्शल भाई साहब ने बोला है ना। और कौन बोला है, तो मैके भाई साहब ने बोला है। सबसे मान्य कारण इसी को माना जाता है, सबसे मान्य कारण इसी को माना जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का पतन का कारण तरह तरह के लोगों ने तरह तरह दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दिया जाता है, तो बाढ़ को ही दिया जाता है। किसने बोला था, तो विद्वान का नाम था जॉन मार्शल और मैके। ठीक है, कुछ विद्वानों का कहना था कि सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। क्या कहना था, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट का चेंजिंग होना। कौन कहा था, तो आर.एल. स्टाइल भाई साहब ने किया था। उस विद्वान का नाम था आर.एल. स्टाइल भाई साहब ने किया था कि जो सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। एक विद्वान भाई साहब थे जिनका नाम था गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। इन्होंने कहा था कि बाह्य आक्रमण के कारण, बाह्य आक्रमण करने का मतलब आर्यों के आक्रमण के कारण ये सारे का सारे सभ्यता का अंत हुआ है। किसने कहा था, तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर भाई साहब ने किया था। एक और भाई साहब थे जिनका नाम था के.यू.आर. खेनेडी। क्या नाम था, के.यू.आर. खेनेडी। के.यू.आर. खेनेडी ने बोला कि सभ्यता का पतन का मुख्य कारण है प्राकृतिक आपदा या फिर महामारी। प्राकृतिक आपदा या फिर महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। चलिए और देखते हैं बाबू लोग, अब 1-2 पेज बच रहा है। समकालीन विश्व की अन्य महान सभ्यताएं, कहने का मतलब जिस समय ये सभ्यता चल रहा था, सिंधु घाटी की सभ्यता चल रहा था, उसी समय अन्य जगहों पर कुछ और सभ्यता भी चल रहा था, उसी को बोलते हैं हम लोग समकालीन। कहने का मतलब एक ही समय में अगर दो चीज़ एक ही साथ होता है उसी को बोलते हैं समकालीन, है कि एक ही साथ। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जिस समय हमारे यहाँ चल रहा था उसी समय अन्य जगह पर कुछ अन्य सभ्यता भी चल रही थी। क्या क्या चल रहा था, तो मिस्र में चल रहा था बाबू, नील नदी, मिस्र में भी चल रहा था। कौन, मिस्र की सभ्यता। ये 2100 ईसा पूर्व की बात है ना। वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच था। ये 2100 ईसा पूर्व के बीच है। कब, तो मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी किनारे है ना। मिस्र की सभ्यता कहाँ पर पड़ता है, नील नदी किनारे। अगर चीन की सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो ये 5000 ईसा पूर्व के पहले की बात है। 5000 ईसा पूर्व पहले की बात है। जो पीली नदी, जिसे हांगो नदी के नाम से जानते हैं, पीली नदी को हांगो नदी के नाम से जानते हैं, यहीं पर यह बसा हुआ था। कौन, तो चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग अब तुरंत देखे हैं क्या, तो यह 2500 ईसा पूर्व के बाद था। ये सिंधु नदी के तट पर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, जो कि 10,000 ईसा पूर्व के पहले की बात है। ठीक है, और किस नदी के तट पर है, दजला फरात नदी। कहने का मतलब आधुनिक नाम है इसका टिग्रिस यूफ्रेटस। इसका नदी का नाम क्या है, टिग्रिस यूफ्रेटस नाम है। दजला फरात नदी का आधुनिक नाम है टिग्रिस यूफ्रेटस। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग इसको भी देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के बारे में, है ना, इसके बारे में देखते चलते हैं। अगर बात किया जाए बाबू लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, तो हमने आपको बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। परंतु ये कैसे सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी, है ना। जो कहाँ पर पड़ता है मेसोपोटामिया, इराक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इराक में पड़ता है। प्रकृति कैसे थी यहाँ का, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ पर कृषि ही था।
अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ कृषि था। विरासत के रूप में क्या जानते हैं इसके बारे में बाबू लोग, है ना? मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड कुछ विरासत है, इसके बारे में भी हम लोग क्या जानते हैं? तो विरासत है यहाँ पर झूलता हुआ बगीचा, है ना? झूलता हुआ बगीचा कहने का मतलब हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, ठीक है। और अंत इसका कैसे हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत कैसे हुआ है? तो सिकंदर द्वारा विनाश कर दिया गया। सिकंदर द्वारा मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश कर देवल गया, ठीक है। मिस्र की सभ्यता को भी देखते चलते हैं एक नज़र में, परंतु यहाँ मेसोपोटामिया से रिलेटेड इतना ही नहीं है बाबू लोग, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। कौन कौन थे? तो एक था सुमेरियन की सभ्यता। मेसोपोटामिया के सभ्यता के 4 भाग थे। एक था सुमेरियन की सभ्यता, मैं बोलता हूँ, ठीक है। एक था सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। दूसरा का था आपका सीरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, ठीक है। तीसरा का था आपका कैल्द्रिया की सभ्यता, कैल्द्रिया कैसे लिखा है? कैल्द्रिया की सभ्यता। और चौथा आप देख ही रहे हो बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ठीक है। इस समय के जो मंदिर हुआ करते थे, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के जब चल रहा था, तो उस समय मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मंदिर को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया के समय मंदिर को जिगुरद कहा जाता, जिगुरद कहा जाता था। क्या कहा जाता था बाबू लोग? जिगुरद कहा जाता था, ठीक है। और सिकंदर जो आता है इस सभ्यता का अंत कर देता है, कहने का मतलब सुमेरियन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैल्द्रिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता को अंत कर देता है। यहाँ तक मंदिर जो था जिगुरद, इसको भी अंत कर देता है। और क्या कर देता है? इस सभ्यता को समाप्त करके ग्रीक सभ्यता थोप देता है। कौन सा सभ्यता थोपता है? तो ग्रीक सभ्यता का सभ्यता थोप देता है इन लोगों पर, है ना, कि हम लोग ग्रीक सभ्यता को अपनाओ और ग्रीक सभ्यता को ही मानो। तो चलिए और भी इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? तो आपका मिस्र की सभ्यता के बारे में। अगर बात किया जाए मिस्र की सभ्यता के बारे में बाबू लोग, तो मिस्र की सभ्यता आज से 2100 ईसा पूर्व की बात है ना। आज से 2100 ईसा पूर्व की बात है। मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की वरदान कहा जाता है। नेतृत्व करने का मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिरौन एक राजा था। यहाँ पर फिरौन नाम के एक राजा था, उसी के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे ना मिस्र के बारे में, तो इसके बारे में अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊंगा कि फिरौन कौन था, ठीक है। अगर इसकी विरासत के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर पिरामिड था। क्या था? यहाँ पर पिरामिड था, सूर्य कैलेंडर था और मम्मी बनाने का प्रचलन था। सबसे ज़्यादा फेमस था यहाँ से क्या चीज़? तो पिरामिड बनाने की कला, सूर्य से रिलेटेड कैलेंडर और मम्मी बनाने की कला। और विशेषता क्या है? तो गीजा का जो पिरामिड जो है सबसे प्रसिद्ध है, जो कि रसायन शास्त्र का सुदृढ़ होने का प्रमाण बताता है। गीजा का जो पिरामिड जो है जो सबसे प्रसिद्ध है ना, किसका? तो मिस्र की सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध क्या था? गीजा का पिरामिड, जो ये बताता है कि जो मिस्र की सभ्यता आज से लगभग 2100 ईसा पूर्व जो था, उस समय यहाँ का जो रसायन शास्त्र जो था बहुत ही ज़्यादा सशक्त था, बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ था, ठीक है। और आगे हम लोग इसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं। अगला पेज देखते हैं। अब ये पेज नंबर कितना था? 20 था ना। 21 को देखते हैं। अब लौह युग के बाद रोम, फारस और स्पार्टा का देख लेते हैं, है ना। इसके बारे में देखते चलो एक नज़र में। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, रोम के बारे में, फारस के बारे में, स्पार्टा के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते चलते हैं। अगर बात किया जाए रोम की सभ्यता के बारे में, तो रोम की सभ्यता जो है बाबू आज से लगभग 600 ईसा पूर्व की पहले की बात है ना। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व पहले की बात है बाबू लोग। अगर रोम सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो भूमध्य सागर पर अधिकार करने वाले सभ्यता था। भूमध्य सागर पर इसने पूरा अधिकार कर लिया था। रोम की सभ्यता वाला जो लोग हैं ना, पूरी तरह से इन लोगों ने भूमध्य सागर पर अपना अधिकार कर लिया था, अपना वर्चस्व जमा लिया था। सबसे विकसित और सबसे प्राचीन सभ्यता में माना जाता है। प्राचीन सभ्यता में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता था तो रोम की सभ्यता है। अभी भी इटली में पड़ता है ना। इटली में आप जाकर देख सकते हो, है ना, वो जो देख सकते हो अभी भी रोम की जो सभ्यता है, उसकी सभ्यता को उन लोगों ने अभी भी कुछ कुछ बचा करके रखा हुआ है, जो घूमने फिरने के लिए बनाया गया अभी, यानी कि किसी तरह का टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया गया है उसको, और घूमने फिरने लोग वहाँ पर जाया करते हैं। कहने का मतलब सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यता भी इसको आप बोल सकते हो। प्रमुख राजा का नाम था जूलियस सीजर और अगस्टस। यहाँ कुछ राजा थे जिसका नाम था जूलियस सीजर, एक राजा का नाम था अगस्टस। एक जो राजा देख रहे हो जूलियस सीजर को इसके मंत्रिमंडल है ना, जिसको धोखे से मार दिया था। जूलियस सीजर को इसके मंत्रिमंडल जो ऐसे धोखे से मार दिया था। वैसे भी हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो महीना पढ़ते हैं ना अंग्रेजी वाला 12 का महीना, तो जो जुलाई महीना देख रहे हो ना,
जुलाई वाला महीना जो देख रहे हो आप, वो राजा जूलियस सीजर के नाम पर ही पड़ा है। जुलाई वाला महीना राजा जो जूलियस सीजर है उसके नाम पर ही पड़ा है, और जो अगस्टस है जो है ये अपने नाम पर अगस्त महीना को रखा है। अगस्त महीना को किसने रखा है? तो राजा अगस्टस है जो अपने नाम पर अगस्त महीना को रखा है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके बारे में, किसके बारे में? तो रोम के बारे में। तो रोम के बारे में और आगे हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन के माध्यम से। अब हम लोग देख लेते हैं फारस की सभ्यता के बारे में। तो फारस की सभ्यता बाबू आज से लगभग 500 ईसा पूर्व पहले की बात है। फारस की सभ्यता आज से लगभग 500 ईसा पूर्व पहले की बात है। ये कहाँ की है बाबू? ईरान और अरब प्रायद्वीप में इसका विस्तार था। किसका? तो फारस की सभ्यता का विस्तार पूरी तरह से ईरान में और अरब प्रायद्वीप में था। इसका जो विकास जो है बहुत ही पूरे तेजी से हुआ था, जिसके कारण से ईरान में ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा अरब प्रायद्वीप में ही अपना पूरा का पूरा वर्चस्व अधिकार कर लिया था। ठीक है, इन लोग कौन सा धर्म मानता था? अरब के लोग यानी कि फारस के लोग पारसी धर्म को मानता था, है ना। अरब के लोग कहने का मतलब अरब प्रायद्वीप में इन लोग पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया था फारसी सभ्यता वाले। तो इन लोग कौन सा धर्म को मानता था? फारसी धर्म को मानता था बाबू लोग। और सिकंदर जो है से इस धर्म को भी अंत कर देता है ना। कहने का मतलब सिकंदर जहाँ से जाता था ना रौंदते चलता था सबको। ठीक है, तो सिकंदर आता है और फारस की सभ्यता को भी अंत कर देता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता के बारे में अगर बताया जाए तो बहुत ही वर्चस्व है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है ना। ये कैसे बाबू? तो स्पार्टा की सभ्यता को हम लोग ग्रीस की सैन्य राजा के बारे में हम लोग जानते हैं। स्पार्टा की सभ्यता से रिलेटेड हम लोग ग्रीस के जो सैन्य राजा है ना उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वो कैसा था? तो ये बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। स्पार्टा की सभ्यता बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था, है ना। साथ ही साथ हम लोग इसके बारे में ये देखेंगे कि लियोनाइडस के नेतृत्व में मात्र 300 सैनिक जो है स्पार्टा के जर्कसीज के 20,000 सैनिक को मात देता है ना। जर्कसीज के 20,000 सैनिक को मात देता है ना। लियोनाइडस के नेतृत्व में मात्र 300 सैनिक था जो स्पार्टा के था, है ना। जर्कसीज जो था ग्रीक के राजा था। जर्कसीज कहाँ था? ग्रीक के राजा था। उसी के नेतृत्व में आता है कहाँ? तो जर्कसीज के नेतृत्व में आता है 20,000 सैनिक, और लियोनाइडस के नेतृत्व में आता है मात्र कितना? तो 300 सैनिक। यही 300 सैनिक जो है ना जर्कसीज के 20,000 सैनिकों का मात देता है। कहने का मतलब हरा देता है। लेकिन एट लास्ट में होता क्या ना बाबू लोग, इसके कुछ सैनिक को यानी कि 300 में से कुछ सैनिक को अपने यहाँ फोड़ लेता है, मिला लेता है, और बेचारे को इसको धोखा से हरा देता है। किसको? स्पार्टा के सैनिकों को, है ना। ये जर्कसीज के जो सैनिक जो हैं उसको धोखे से हराता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये हमारे वीडियो का शायद लास्ट पेज होगा। इसके बारे में हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए इस पेज को भी देख लेते हैं एक नज़र में। द ग्रेट मैट्रिक्स, प्राचीन सभ्यताओं को तुलना करते हैं, एक साथ देखते चलते हैं, है ना। यह है बाबू आपका सिंधु नदी, सिंधु घाटी। क्या है ये? सिंधु घाटी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और ये मिस्र की सभ्यता को, तीनों को एक साथ कहने का मतलब कंपैरिजन करते चलते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के तट पर था, तो ये है सिंधु नदी के तट पर। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किस नदी के तट पर है, तो दजला फरात नदी। दजला फरात कहने का मतलब होता है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। अगर मिस्र सभ्यता की बात किया जाए तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित है। समाज का स्वरूप कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में? समाज का स्वरूप आपका नगरीय या फिर शहरीय सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अगर बात किया जाए तो समाज का स्वरूप आपका ग्रामीण स्वरूप था। जबकि मिस्र की सभ्यता की बात किया जाए तो मिस्र की सभ्यता कैसी सभ्यता था, तो यहाँ पर समाज का स्वरूप राजशाही था। यहाँ पर का राजा कौन था, तो फिरौन नाम का राजा हुआ करता था, है ना। यहाँ पर कौन राजा हुआ करता था, फिरौन नाम का एक राजा हुआ करता था। इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में बात किया जाए, किसकी, तो सिंधु घाटी की अगर प्रमुख विशेषता के बारे में बात किया जाए तो यहाँ का जो था सड़क जो था कैसा था, ग्रिड पद्धति में था, नगर नियोजन था, पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। ग्रिड पद्धति में सड़क था, नगर नियोजन था और पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्यतः विशेषता की बात किया जाए तो यहाँ पर झूलते हुए बगीचे का साक्ष्य मिलता है। क्या मिला है, झूलता हुआ बगीचा, है ना। अगर मिस्र की सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पिरामिड और मम्मी बनाने का कला, पिरामिड और मम्मी बनाने की कला। और अंत का कारण अगर माना जाए, किसके अंत के कारण, तो कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत का कारण है प्राकृतिक बाढ़। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत का कारण है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण कौन था, वही तो सिकंदर था। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट पॉइंट को देखते चलते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीनों में सबसे शांतिपूर्ण और तकनीक रूप से उन्नत नगर नियोजन में थी। ठीक है,
तो इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। कहने का मतलब क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो होगा उसमें आप मिलेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी को वहीं पर देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।